यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। आज की कहानी है एक ऐसे साइको किलर के बारे में जिसे कानून व्यवस्था से बहुत सारी शिकायतें थी। खून करना ना सिर्फ उसका पेशा था, बल्कि खून करने के बाद उसे आत्मिक शांति मिलती थी। तिहाड़ जेल, जिसका नाम सुनकर ही अच्छे अच्छे मुजरिम की हालत खराब हो जाती है, उस जेल के बाहर एक क्रिमिनल यदि किसी क्राइम को अंजाम दे तो ये पूरे कानून डिपार्टमेंट के लिए एक तरह से चुनौती ही है। तिहाड़ जेल के जेलरों के लिए आम शाम की तरह ही थी। अफसर अपनी ड्यूटी बदलने को तैयार थे कि तभी अचानक फोन की घंटी बज उठी। हवलदार ने फोन उठाया और उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसने गुस्से में एक दो गालियां फोन लगाने वाले को दी, मगर फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। इंस्पेक्टर ने हवलदार से फोन कॉल की डिटेल मांगी तो हवलदार ने कहा किसी सरफिरे का फोन था। कह रहा है तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर उसने एक टोकरी में लाश रखी है। जेल के बाहर कोई भी लाश रखकर ऐसे ही जा सकता है क्या? मगर इंस्पेक्टर ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उस फोन कॉल को इग्नोर ना करके गेट नंबर 3 की ओर तफ्तीश के लिए जाने लगे। फोन कॉल झूठा नहीं था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर बने हुए फुटपाथ पर एक बड़ी सी टोकरी रखी हुई थी। इसके आसपास खून फैला हुआ था। इंस्पेक्टर तुरंत उस टोकरी के करीब पहुंचे। तफ्तीश की तो पता चला वहां पर इंसानी शरीर के टुकड़े करके रखे हुए थे। ये नजारा देख सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तिहाड़ जेल जो दिल्ली का ही नहीं पूरे भारत की कानून व्यवस्था का गर्व था, उसके बाहर इस तरह की वारदात को अंजाम देना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लाश के टुकड़ों की तलाश कर रहे हवलदार को टोकरी के साथ रखा हुआ एक खत मिला, जिसमें कानून के रखवालों को कई सारी भली बुरी बात के साथ साथ एक ओपन चैलेंज था कि यदि उन लोगों में दम है तो उसे पकड़ कर दिखाए। खत में लिखी बातों से यह साबित हो चुका था कि उस वारदात को अंजाम देने वाले को कानून का जरा भी डर नहीं था। उसने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी। उस खत को पढ़कर सभी लोगों का खून खौल उठा। अब पुलिस ने इस ओपन चैलेंज को स्वीकार किया और तुरंत तहकीकात शुरू कर दी गई। तहकीकात का पहला सिरा वो फोन कॉल था जहां से ये सब चालू हुआ था। वो फोन कॉल एक एसटीडी बूथ से किया गया था। एसटीडी बूथ के ओनर से जब पूछताछ की गई तो उसके बताए अनुसार कॉल करने वाले का स्केच बना लिया गया। फोन पर की गई बातचीत से यह साफ था कि बंदा बिहार से ताल्लुक रखता था। स्केच और बिहार से उसके संबंध होने के अलावा पुलिस के हाथ में कुछ भी खास नहीं आया था। सिर्फ अंधेरे में आगे बढ़ते हुए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फिर एक फोन कॉल ने पुलिस के तोते उड़ा दिए। वही भारी आवाज और बात करने का बिहारी एक्सेंट। आज फिर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक लाश रखी गई थी, मगर इस बार लाश को कपड़े में लपेटकर रस्सी से कसकर बांध दिया गया था। रस्सी इस तरह कसी हुई थी कि किसी से भी नहीं खुल रही थी कि तभी एक शख्स आगे आया और उसने उस लाश के बंधन को बड़ी आसानी से खोल दिया। ये साफ इशारा था कि ये वही शख्स है जिसने लाश को बांधा था। इस लाश का भी सिर्फ धड़ ही वहां पर था। उस लाश के बाकी हिस्से हजारी कोर्ट के पास मिले। अब उस कातिल को तलाश करने के लिए पुलिस की एक स्पेशल यूनिट का गठन किया गया, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए सबूत से यह साफ था कि वो कोई साधारण किलर नहीं बल्कि एक साइको किलर था। केस की तह तक पहुंचने के लिए पहले बॉडी को आइडेंटिफाई करना जरूरी था, मगर दोनों ही बॉडी बिना सर के थी, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी।
पुलिस के साथ साथ दिल्ली प्रशासन पर भी मीडिया और पब्लिक का दबाव था। तभी तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर फिर से एक सरकटी लाश मिली थी। इस बार खत में किलर ने पुलिस का मजाक बनाते हुए उसको ढूंढने वाले के लिए इनाम की घोषणा करने के लिए कहा, क्योंकि वो पिछले 7-8 वर्षों से लगातार मर्डर कर रहा है और जब वो किसी का मर्डर नहीं करता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। उसके इस खत के बाद पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर बढ़ चुका था, क्योंकि यदि साइको किलर को खून करना पसंद है तो वो आगे भी और मर्डर करेगा। और पिछले 7-8 सालों में उसने कितने लोगों की हत्या की और लाश उसने कहां रखी। पुराने केसों की फाइल इन्वेस्टिगेशन करने पर यह बात सामने आई कि 1998 में एक ऐसा ही केस सामने आया था जिसमें एक सरकटी लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी और बाकी के बॉडी पार्ट्स को सब दूर फैला दिया गया था। उस केस में एक व्यक्ति की शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी की गई थी, मगर पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। पुलिस दोबारा उसी दिशा में काम करने लगी। उस व्यक्ति के स्केच से एक बड़ी लीड मिली कि उस हुलिये से मिलता जुलता व्यक्ति एक डॉक्टर के क्लिनिक में रेगुलर विजिट करता है। पुलिस बिना देरी किए अपनी टीम के साथ उस डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। उसका स्केच देखकर डॉक्टर तुरंत पहचान गए। कातिल की पहचान चंद्रकांत झा के रूप में की गई। चंद्रकांत झा की 5 बेटियां थी, जिन्होंने उसी डॉक्टर के क्लिनिक में जन्म लिया था। इंस्पेक्टर ने चंद्रकांत के बारे में डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि चंद्रकांत ने उनके ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने जो चंद्रकांत के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उस आधार पर पुलिस ने तुरंत ही चंद्रकांत के घर पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लिया, मगर उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। पुलिस के मन में कई सारे सवाल थे, जिनका जवाब देने के लिए चंद्रकांत आसानी से मान गया। चंद्रकांत अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता था, मगर आसानी से लोगों की किलिंग कर सके इसलिए उसने हैदरपुर में घर ले रखा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लगभग 44 लाख से ज्यादा लोग हर वर्ष दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। उन्हीं में से एक था चंद्रकांत झा, जिसने दिल्ली आकर सब्जी मंडी में अपना काम शुरू किया था। वो वहां पर सब्जी गाड़ियों में लोड और अनलोड करने का काम करता था। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। तभी अचानक सब्जी मंडी में एक गुंडा आया और चंद्रकांत ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। चंद्रकांत का कमजोर शरीर उस गुंडे के आगे नहीं टिक पाया और गुंडे ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अस्पताल में लंबे इलाज के बाद जब चंद्रकांत ठीक हुआ तो उसे समझ में आ चुका था कि अब यदि उसको अपने माइग्रेशन के बाद भी सरवाइव करना है तो ताकतवर बनना ही होगा, क्योंकि उसके जैसे माइग्रेंट को काम दिलाने के लिए यूनियन लीडर बदले में उसकी कमाई का अच्छा खासा अमाउंट ले जाते थे। इस बात पर भी यूनियन लीडर और उसकी झड़प हो गई थी। यूनियन लीडर ने उसके खिलाफ केस कर दिया था। उसी केस में उसकी पत्नी को भी जबरन अरेस्ट किया गया। दूसरे स्टेट का बंदा होने के कारण जेल में उसके साथ दूसरे कैदी बहुत दुर्व्यवहार करते थे। कभी उसे ठीक तरह से खाना नहीं खाने देते तो कभी उसके कपड़े उतार देते। ठीक होने के बाद उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और अपना सबसे पहला निशाना उस यूनियन लीडर को बनाया। 1998 में जो सरकटी बॉडी मिली थी वो इस यूनियन लीडर की ही थी। इस तरह उसने अपने खूनी इरादों को अंजाम देना शुरू किया था। उसके बाद उसने 2003 और 2004 में उमेश और शेखर नाम के 2 नौजवानों को अपने शिकार बनाए। फिर 2006 और 2007 में उसी पैटर्न से 2 और लोगों की जान ली
उन मौतों का पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला। वो लाश का सर काटकर यमुना नदी में फेंक देता था। उसकी थ्योरी के हिसाब से वो उन लोगों को उनके कर्मों की सजा देता और फिर उनके पापों का प्रायश्चित हो सके, इसलिए उनके सर को यमुना नदी में डंप कर देता था। डॉक्टर के हिसाब से चंद्रकांत का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला था। यदि कोई भी कार्य उसके हिसाब से नहीं होता तो वो क्रोधित हो जाता। जिन लोगों को उसने मारा उन सभी से उसकी अच्छी खासी पहचान थी। लोगों की मदद करने के लिए चंद्रकांत खुद आगे आया था, मगर उन लोगों की एक गलती की सजा उन्हें इतनी भयानक तरीके से मिली थी। एक बार उसके बिहारी पड़ोसी भिड़ू जादव किसी कार्य से जब उसके घर पर आए थे तो वहां पर दो लोग बंधक की तरह थे। उसने अपनी होशियारी से उन दोनों को वहां से आजाद किया था। उनमें से एक था अनिल मंडल। उसने उसके घर से भागते वक्त उसका कैमरा चुरा लिया था, जिस कैमरे से वो सारे खून के बाद फोटो खींचता था। उन सारे फोटोज को जोड़कर एक वेब सीरीज बनी है। ये न केवल एक कहानी है बल्कि साइको किलर का डार्क साइड शो कर रही है। अपनी पूरी कहानी सुनाते वक्त चंद्रकांत के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उसका मानसिक इलाज करते समय डॉक्टर को यह पता चला कि बचपन में वो अपने परिवार के द्वारा बहुत इग्नोर किया गया और जब दिल्ली में भी उसे इस तरह के इग्नोरेंस का सामना करना पड़ा तो वो वायलेंट हो गया। इस तरह के और भी कई केस हैं जिनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के चलते लोग खून तक कर देते हैं। इस तरह के अपराध को रोकने के लिए आज जरूरी है कि लोगों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी न्यूज़ स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें।